हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जो हमारे प्रथम प्रश्न पत्र का भूगोल का पहला चैप्टर है, इसका नाम है आर्थिक भूगोल। उसके बारे में परिभाषा और उसका विषय क्षेत्र, दो अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, आपके सामने जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक भूगोल के अर्थ एवं उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि आर्थिक भूगोल क्या होता है, उसका अर्थ बताइए और उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये 2004-2013 में दीर्घ उत्तरीय आया था। 2005-2012 में 300 शब्द में टिप्पणी लिखने के लिए कहा था। 2007 में दीर्घ उत्तरीय आया था। 2008 में 150 शब्द और 2009 में भी 150 शब्द में लिखने के लिए क्वेश्चन आया था। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्मेट में भी बताया गया है, जो कि आर्थिक भूगोल की बदलती हुई परिभाषाओं की विवेचना कीजिए कि आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं क्या है, केवल उस पर विवेचना करना है। ये पूछा गया था आपके डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में 2017-18 में, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा जो भूगोल है, भूगोल का अर्थ क्या होता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। भूगोल यानी कि भू यानी कि जमीन से जुड़ी हुई, जमीन जिससे जुड़ा हुआ है या जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में जो विस्तार पूर्वक अध्ययन होता है, वही हमारा कहलाता है भूगोल। यानी कि भूगोल एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें से एक पार्ट है आपका ये आर्थिक भूगोल, जो आपका पहला चैप्टर है आर्थिक भूगोल। आर्थिक मतलब धन से जुड़ा हुआ भूगोल। तो जिसका उत्तर शुरू होता है, देखिए, कह रहा है आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय वैभिन्न का कई तरह से अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मानवीय क्रियाकलापों का कई स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाएं जो आर्थिक उद्देश्य परक होती हैं, वे आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में आती हैं। यानी कि आर्थिक भूगोल मतलब मानव की वे कार्य करने की क्षमताएं, मानव जो कार्य कर रहा है, वे सब कार्य जिससे उसे धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, वो भूगोल आर्थिक भूगोल कहलाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है उल्लेखनीय है कि कि क्रियाकलाप के मात्र नाम से उसके मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल में वर्गीकरण करने का आधार नहीं बनता है, क्योंकि क्रियाकलाप तो लगभग एक से ही होते हैं। इसका उद्देश्य ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि वृक्षों से फल तोड़कर खाना, यानी कि हम अपना जीवन जीने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका मानव भूगोल। लेकिन फलों को एकत्रित करके उसे बाजार में बेच देना आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया कार्य है, जिससे कि हमें पैसा मिलेगा। तो ये हो गया आपका आर्थिक भूगोल। अतः आर्थिक भूगोल मानव के विविध आर्थिक क्रियाकलापों के बहुआयामी पदानुक्रमी विकास से भूतल पर क्षेत्रों के मध्य ऐसे क्रियाकलापों के कारण मिलने वाली विविधताओं, विषमताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही आपका भूगोल कहलाता है, आर्थिक भूगोल। यानी कि जिस चीज से, जिस काम को करने से आपको अर्थ की प्राप्ति हो रही है, वो काम, वो उद्देश्य ही आपका आर्थिक भूगोल कहलाता है। विकसित एवं विकासशील देश के विभिन्न प्रकार के एकता, अनेकता, विषमता का अवलोकन करके विद्वानों ने आर्थिक भूगोल को समय, स्थान तथा परिवेश के आधार पर अलग अलग प्राप्त किया है। कि जैसे पिछले समय में अर्थ के लिए आदमी क्या क्या कार्य करता था, और इस समय आदमी अर्थ यानी कि धन के लिए कैसा कार्य कर रहा है, वो उसके आर्थिक भूगोल के क्षेत्र है, जो अलग अलग हो चुके हैं। पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं। इसके बारे में जो विचारकों का कहना है, जो महान विचारक हैं भूगोल के बारे में, जिससे नंबर 1 पर आपके आते हैं चिसोल्म के अनुसार, क्या कहते हैं ये कि आर्थिक भूगोल क्या है। इनके हिसाब से आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनियम एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती है। आर्थिक भूगोल का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा किसी प्रदेश के व्यावसायिक विकास की दशा का ज्ञान होता है, और यह पता चलता है कि उस पर भौगोलिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरे हैं आपके मर्फी, R.E. मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल में मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में
एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं विषमताओं का अध्ययन किया जाता है कि एक स्थान पर जहाँ की भौगोलिक दशाएं अलग हैं, जहाँ पर की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, वहां पर अलग अलग किस तरह से लोग अपना अर्थ कमा रहे हैं, यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए पैसा कमा रहे हैं। उसके ही ज्ञान को हम कहते हैं आर्थिक भूगोल। नंबर थर्ड पे जो आपके हैं विचारक, उनका नाम है बैगस्टन और वान रयन के अनुसार। इन दोनों ने मिलकर इसको कोशिश में लाए, मतलब उन्होंने अपनी राय जो दी है आर्थिक भूगोल पर, वो है कि आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले आधारभूत स्रोतों की विभिन्नता को पर्यवेक्षण करता है। यह विश्व के विभिन्न देशों और प्रदेशों में आर्थिक विकास के अंतरों का अध्ययन करता है तथा इसके अंतर्गत उन यातायात व व्यापारिक मार्गों तथा व्यापार का अध्ययन किया जाता है जो भौतिक परिस्थितियों द्वारा प्रभाव डालते हैं। यानी कि इनके कहने का अर्थ है कि उन सभी व्यापारिक मार्गों, जैसे कि हमारा भारत है, भारत के तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसके मार्ग क्या है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां किस तरह है, उससे ही उसके आय, उसके व्यवसाय के बारे में हमें पता चलता है, उसकी भौगोलिक आर्थिक भूगोल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर हटिंगन के अनुसार मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं जैसे कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा, सभ्यता के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है कि वहाँ के धार्मिक, वहाँ के कला, वहाँ का प्रशासन, शिक्षा और सभ्यता के अनुसार वहाँ के लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि अर्थ के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने काम के लिए, जिससे उन्हें पैसा मिलता है, उसके लिए वो क्या करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर शाह के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन बातों का ध्यान किया जाता है कि किस प्रकार मानव की विभिन्न जीविकोपार्जन क्रियाएं विश्व के उद्योगों, आधारभूत साधनों और औद्योगिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु किए गए विकास के अनुरूप होती हैं। कि जिस तरह का आदमी का परिवेश होता है, जहां उनकी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, उसी हिसाब से आदमी अपने जीविकोपार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए वहां पर किस तरह का बिजनेस किया जा सकता है, उसके बारे में उसके भौगोलिक परिस्थिति ही निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है आपके गार्ट्ज के अनुसार। गार्ट्ज कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों को उन विशेषताओं का वैज्ञानिक निवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो ये थे 6 विद्वान जिनके द्वारा बताया गया कि आर्थिक भूगोल के अर्थ क्या है। तो आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, आपको जरूरी नहीं कि 6 लिखना है, आप इनमें से 2 या 3 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अतः उपर्युक्त सभी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है, मतलब इन सबका निचोड़ यह है कि आर्थिक भूगोल मानव के विभिन्न क्रियाकलापों तथा उससे संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहते हैं आपके आर्थिक भूगोल। इसके साथ ही पाए जाने वाले संसाधनों और मानव क्रियाओं के मध्य पाए जाने वाले परिवर्तनशील संबंधों का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार संक्षेप में अगर कहा जाए, संक्षेप में बताया जाए कि आर्थिक भूगोल क्या है, तो आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों, संसाधनों का मानवीय क्रियाकलापों के संबंधों एवं पर्यावरणीय समायोजन का अध्ययन प्रस्तुत करता है। यानी कि मिला करके अगर इसका अर्थ बताया जाए कि आर्थिक भूगोल होता क्या है, तो आर्थिक भूगोल किसी जगह विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहां पर किस तरह के व्यवसाय हैं, किस तरह के लोग हैं, वहां का जीवन कैसा है, वहां पर लोगों का व्यवसाय क्या है, उनका धर्म कैसा है, उनकी कला, उनका प्रशासन, उनकी शिक्षा, उनकी सभ्यता, उनके विकास के बारे में जो कुछ अध्ययन किया जाए, जिसमें एक वैज्ञानिक रूप से कि क्या हमें कुछ आगे लेके जा रहा है, क्या हमें पीछे लेके आ रहा है, कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां, उसके अनुसार उसको एक वैज्ञानिक तथ्य दे दिया जाए, वही कहलाता है आपका आर्थिक भूगोल। अब चलते हैं इसके आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, आर्थिक भूगोल किन मुख्य तथ्यों पर आधारित है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के आधारित तत्व एवं आर्थिक क्रियाएं आती हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, विनिमय एवं वितरण से संबंधित होती हैं। इन क्रियाओं में संसाधनों, मनुष्यों एवं परिवहन के साधनों आदि का योगदान रहता है। अतः ये सब आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। यानी कि
विषय क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है जिससे आपका अर्थ मतलब आपका बिजनेस आप चलता है। जैसे कि कोई बिजनेस आपको चलाना है तो उसके लिए आपको संसाधन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको काम करने के लिए लोग चाहिए, आदमी चाहिए, और उस काम को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आपको परिवहन की व्यवस्था चाहिए। मतलब इन सबको मिला करके इन सबका योगदान है आपके पैसा कमाने के लिए आपके आर्थिक भूगोल में। तो इन सबको मिल ये सब आते हैं आपके आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। इस नंबर 1 पर आपका है प्राकृतिक संसाधन, की प्रकृति ने हमें जो दिया है उस संसाधन का हम यूज करके अपने विकास के लिए, अपने संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो नंबर 1 जो आपका है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में वे प्रकृति प्रदत्त पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं तथा जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी सुख समृद्धि के लिए करता है। संसाधनों पर किसी क्षेत्र की स्थिति एवं जलवायु का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त होते हैं जिससे मनुष्य अपनी उपयोग में लाता है, जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए करता है। ये हर क्षेत्र हर जगह के जलवायु और उसकी भौगोलिक स्थितियों के रूप में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ आर्थिक भूगोल का एक चार्ट बनाया गया है कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपके मनुष्य आते हैं और तीसरा आपकी आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आप काम क्या करते हैं। तो नंबर 1 पे जो है आपका प्राकृतिक संसाधन, उसमें अवस्थिति, जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, मिट्टी कैसा है, खनिज कैसा है, ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं, थल का स्वरूप कैसा है और जल स्वरूप स्रोत क्या है, ये सब आते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन के अंदर। सेकंड आता है आपका मनुष्य, कि लोगों की जनसंख्या कितनी है, वितरण एवं घनत्व कितना है, जनांगीकी विशेषताएं क्या है, आयु वर्ग कितना है, शिक्षा क्या मिल रही है, तकनीकी कैसी है, सामाजिक विशेषताएं क्या है, सांस्कृतिक की विशेषताएं क्या है, ये आते हैं आपके मनुष्य के अंदर कि मनुष्य की ये सब विशेषताएं होती हैं। नंबर 3 है आपका आर्थिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत आपका उत्पादन, कृषि, उद्योग और भी जो भी हो सकता है आपका उत्पादन। नंबर 2 आता है आपका विनिमय, व्यापार, वाणिज्य, फिर वितरण, वहिकाएं, सेवाएं, शैक्षिक, कानूनी, चिकित्सालय, जनप्रतिनिधि, उच्च आर्थिक क्रियाएं एवं धर्मोपदेश। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन की तरफ बढ़ते हुए नंबर 1 पे आएगा आपका मनुष्य। मनुष्य का अध्ययन आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र का प्रमुख भाग है। मनुष्य की संख्या आर्थिक भूगोल का धनात्मक पक्ष है। सोवियत रूस में जनसंख्या की कमी से संपूर्ण संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है। वहां जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। जनसंख्या का वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु वर्ग, साक्षरता, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान मनुष्य की सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अतः आर्थिक भूगोल के अध्ययन का विषय वस्तु मनुष्य भी है, क्योंकि अगर मनुष्य नहीं है, क्योंकि हर चीज प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य ही सब कुछ कर रहा है, तो मनुष्य का अध्ययन इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आपके आर्थिक भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आप मनुष्य, कि मनुष्य ही तो आपके इस हित के लिए, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन उनका उपयोग कौन करने वाला मनुष्य ही है, जिससे वह साक्षर बन रहा है, तकनीकी नए नए ला रहा है, सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को यही प्रभावित करता है मनुष्य। उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन से संबंधित आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया था कि उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है कि मनुष्य किस तरह से पैसा कमा सकता है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। वर्तमान में इसमें बहुस्तरीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं। कि पहले समय में था तो कृषि पे ही सब लोग डिपेंड रहते थे, बहुत कम लोग ही व्यापार पे ध्यान देते थे। लेकिन इस समय है कि हमें पैसा कमाने के लिए बहुत सारी क्षेत्र मिल गए हैं, बहुत कुछ जगह ऐसी है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, आपके आर्थिक भूगोल के क्षेत्र बन चुके हैं। तो नंबर 1 जो आता है आपका वो है प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं। ये आपके डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें कह रहा है कि इन सभी क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। प्राथमिक में क्या होता है, जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग सीधे सीधे किया जाता है। जैसे कि आपकी कृषि कार्य में मिट्टी का सीधा उपयोग फसलें लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने, खानों से कोयला, लोहा आदि खनिज निकालना, वनों से लकड़ी काट लाना
तथा पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल, खालें, हड्डियां आदि प्राप्त